आज हमारे स्टूडियो में अखिलेश पांडे जी आए हुए हैं। आज हम अखिलेश पांडे जी से ये प्रदूषण, विस्फोटक और मजदूरों की समस्याओं को लेकर इनसे हम वार्ता करेंगे, क्योंकि वो इस क्षेत्र में रहते हैं, समस्याओं को झेलते हैं। इसलिए इनकी भूमिका भी इस क्षेत्र में काफ़ी अरसों से रही है, अहम भूमिका, और ये समाज के भी क्षेत्र में कार्य करते रहे हैं। अखिलेश पांडे जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार को सबसे ज़्यादा राजस्व बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र देता है। बिल्कुल। इसमें लगभग 250 क्रशर प्लांट हैं और दर्जनों से अधिक आपके जो है पत्थर खदानें हैं। बिल्कुल। बावजूद इसके आज तक इस क्षेत्र में प्रदूषण की जो गंभीर स्थिति बनी हुई है, शासन, प्रशासन, अधिकारी, जनप्रतिनिधि, विधायक, मंत्री सब देखते हैं, उसके बावजूद भी नहीं बोलते और न ही रोक लग रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? कैसे प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सकता है? जैसे सभी कोई प्लांट लगाया जी, तो प्लांट लगाया है तो हम उससे उड़ने वाले प्रदूषण से कैसे बचे, उस पर भी चिंतित होना स्वाभाविक है जी, और सरकार की गाइडलाइन भी है जी। अब है कि पहले तो उसको हम टीना शेड से आच्छादित कर दें पूरे प्लांट को। ठीक। टीना शेड से आच्छादित करने के बाद प्राइमरी और सेकेंडरी पर हम पानी का फुहेरा गिराएं। जी। इसके अलावा पूरे बाउंड्री वाल जो हमारे पूरे प्लांट के अगल बगल लगे हुए हैं, बाउंड्री वाल पर भी हम पानी का फुहेरा देते हैं। जी। तो फुहेरा जब सभी कोई देगा, अब इस तरह से हम प्राइमरी सेकेंडरी पर पानी का फुहेरा गिराएंगे, टीना शीट से आच्छादित करेंगे तो प्रदूषण कुछ कम होगा। फिर भी अगर उससे बाद भी अगर होता है तो हमारा प्रयास है कि आपके प्लांट क्षेत्र में जी। जो जगह है आप जी। वहाँ कुछ वृक्षारोपण कीजिए। जी। तो वृक्षारोपण करने से भी प्रदूषण पर कुछ हद तक नियंत्रण रखा जा जी। सकता है। अब हम जब सभी प्लांट अगर इस तरह से पानी का छिड़काव करेंगे जी। तो स्वाभाविक है कि पानी का दोहन भी होगा। जी। आगे आएगा कहाँ से? जब सब खदाने के पानी जो हम लोग निकालते हैं, जी। जो भी कार्य करने वाले खदान पट्टा धारक हैं, जी। जब खदान गहरा हो जाता है तो स्वाभाविक उसमें पानी आ रहा है, जी। वो बाहर निकाल के फेंक देते हैं। जी। जी। हमारा जहाँ तक विचार है, उस पानी को अगर संचय किया जाए जी। तो उससे दो लाभ है। एक तो जो जल का स्तर नीचे जा रहा है जी। वो बरकरार रहेगा, जी। और दूसरा जी। जो टैंकर से जो छिड़काव करते हैं सड़कों पर, जी। वो लाते हैं कहीं और से। जी। तो जब वो जल का संरक्षण करेंगे जी। तो प्रयास रहेगा उसी पानी से सड़क पर अगर छिड़काव करेंगे जी। तो आपको बाहर से पानी लाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका प्रदूषण भी बच जाएगा और पानी का दोहन से भी बच जाएंगे। लेकिन ये बताइए कि इतना बड़ा प्लांट है, इतने बड़े पैमाने पर क्रशर है, उसके बावजूद भी लोग जो है आखिर क्यों नहीं रोक लगा रहे हैं? जबकि एक उदाहरण के तौर पे आपने कहा था कि एक चक्की भी होती है तो वो भी प्रदूषण को रोकने के लिए काम करती है। तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि कैसे पूरी तरह से नियंत्रण हो? बिल्कुल सीधी सी बात है डॉक्टर साहब। जब एक आटा चक्की भी लोग लगाते हैं जी, तो आप देखते होंगे कि उनके मशीन से जी, आटा जब बोरिया में आता है जी, तो एक कपड़े का पाइप नुमा लगा देते हैं जिससे उनका आटा वातावरण में ना उड़े। जी। सोचिए, आटे को बचाने के लिए जब आप इतना छोटा सा उद्योग है आटा चक्की, उसमें इतना आप बचाव कर सकते हैं। जो करोड़ों रुपया के प्लांट लगाए हुए हैं जी, तो उनको भी ये सब कुछ करना पड़ेगा। जब तक वो नहीं करेंगे तब तक ये संभव नहीं है। जितने उद्यमी हैं या तो यहाँ रहते नहीं हैं, रहेंगे तो समय कम देंगे, उनका मजदूर और स्टाफ ही काम करते हैं। जरा उनकी पूछिए उनके से कि वो कैसे रहते होंगे। आप जब देखते होंगे प्लांट पर जो मजदूर कार्य करके निकलते हैं, आपको पहचान नहीं आएंगे कि वास्तव में वो किस घर के आदमी है, कैसे हैं। इतनी गंभीर प्रदूषण की समस्या है, बावजूद इसके आपके क्षेत्र में डीएम है, प्रदूषण विभाग है, यहाँ तक कि मंत्री जी निवास करते हैं, जनप्रतिनिधि लोग रहते हैं, व्यापारी हैं, उसके बावजूद इस पर आखिर क्यों नहीं पहल कर रहे हैं? देखिए, सबसे बढ़िया है कि हम दूसरे ऊपर दोषारोपण क्या करें। जी, हमको प्रयास करना चाहिए हम अपने से क्या इसके लिए व्यवस्था करें। हम जिस जगह पर हैं जी,
जब हम अपना विश्वास न करेंगे डॉक्टर साहब, अभी कुछ साल के पहले की बात है जी, लोग खदान से पानी निकाल रहे थे जी, आपको याद होगा कि जब सड़क बन रहा था तो सड़क पर लोग बहा देते थे, तो यहाँ नियम है कि सड़क पर आप पानी बहाएंगे तो इस पर आपको धारा पर कुछ लगा के चालान कर दिया जाता है। और कुछ लोग चालान हुए जी, तो हमसे आग्रह किए तो हम अपने बाउंड्री वाल में उसको पानी को गिरवाए और संचय किए। आज इसका परिणाम है कि डॉक्टर साहब आप देखेंगे हमारे निवास स्थान पर आप चले जाएंगे, एक बूंद भी पानी कहीं बाहर नहीं जाता है। तो हम जब अपने से प्रयास करेंगे तो दूसरे को भी कह सकते हैं। तो पहला है कि जल संचय करें, और वो जब जल संचय करेंगे तो आपका पर्यावरण में भी वो सार्थक पहल अपनाएगा। जब आप जल संचय की बात कर रहे हैं ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप खनन क्षेत्र से सटे निवास करते हैं और खदानों में पहले की अपेक्षा वर्तमान में भयंकर व अनियंत्रित विस्फोट किया जा रहा है, उससे पूरा क्षेत्र दहल जा रहा है। उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? क्या उससे आपको नुकसान है या फायदा है? पहले डॉक्टर साहब ऐसा होता था कि बहुत कम होल ब्लास्टिंग होते थे एक समय में जी। अब क्या हो रहा है कि उत्पादन ज्यादा करने के चक्कर में जी एक एक साथ में हजारों हजार होल ब्लास्ट हो रहे हैं। तो जब एक साथ ज्यादा विस्फोट होगा तो स्वाभाविक है कि भूकंप जैसा, और इसका परिणाम क्या है कि जितने यहाँ का आवासीय मकान है जी सब जर्जर स्थिति में है। भले वो 2 साल के हो 10 साल के हो, लेकिन सब मकान का, और दूसरे को नहीं, हम अपना मकान भी कोई देख सकता है। स्थिति यह है कि डर बनाता है कब न कब गिर जाए। तो अगर हम इस पर भी है कि भूकंप जो एक साथ उड़ाते हैं तो इसके साथ एक रिले आता है, उसमें बांध देते हैं तो जिससे उसका वाइब्रेशन कुछ कम हो जाता है। पर उसकी महंगा पड़ता है, हर एक लोग अपना लागत मूल्य देखता है कि हमको कितना खर्च पड़ रहा है। तो खर्च को बचाने के लिए, लागत मूल्य को संतुलित करने के लिए उसको उससे दाम बचता है। पर होता क्या, उसको तो नुकसान नहीं है, जो यहाँ रह रहे हैं उसको ज़्यादा नुकसान है। तो प्रयास करना चाहिए कि क्रम वाइज करके उड़ावे, थोड़ा थोड़ा करके उड़ावे, जिससे क्षेत्र में जो ये भूकंप टाइप का जो महसूस हो रहा है, मकान को क्षति पहुंच रहा है, उससे बचा जा सकता है। और क्या इससे जो निकलने वाला जो गंध है, धुआं है, विस्फोटक से निकलने वाला जो अमोनिया नाइट्रेट का जो है ना कि जो धुआं है, जहरीला धुआं, इससे लोगों को श्वास की दिक्कत होने लगती है, एलर्जी का दिक्कत होने लग रहा है, तमाम तरह के आंखों पे असर पड़ रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? वो धुआं बहुत फायदेमंद है या नुकसानदायक है? डॉक्टर साहब, धुएं नहीं, जिस जगह पर वो बारूद विस्फोट होता है जी, उस जमीन में नमी है, वो पानी में जा रहा है, जल स्तर में भी हमारा प्रदूषण हो गया इससे जी। जो अमोनियम नाइट्रेट हमारा जिलेटिन जो विस्फोट कर रहा है जी, तो जल स्तर में जो जल में जा रहा है उसका जल में भी प्रभाव पड़ रहा है। मतलब भूजल दोहन भी, मतलब जो है भूजल जो है वो भी दूषित हो रहा है। उसका जो बारूद का गंध है ना, हमारे जो जमीन में जल है यहाँ का, उस पर भी प्रभाव डाल रहा है। और तत्काल में श्वास में, शरीर में और आपके नेत्र रोग में इसका बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि जो विस्फोट का जो बारूद जलता है ना, ये बहुत बड़ा हम लोग के लिए क्षति पहुंचा रहा है। लेकिन कहते हैं कि जहां लाभ है तो थोड़ा सा नुकसान हम लोग को ही झेलना पड़ता है। नहीं, ये तो ठीक है, उद्योग लगे, उद्योग चले, किंतु लोगों को क्या स्वास्थ्य एवं जीवन के साथ खिलवाड़ करके उद्योग चलना चाहिए? बिल्कुल बात आपका डॉक्टर साहब सही है। प्रयास है कि ये लोग जो प्लांट लगाए हैं उस पर थोड़ा सा प्रदूषण पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दें, जल का छिड़काव करें और टीना से अपने प्लांट को आच्छादित कर दें। यही पूरा प्रयास नहीं, उसके साथ साथ एक और चीज बातें कही जा रही है कि इस क्षेत्र में पहले जो है बड़े पैमाने पर लेबर खदानों में कार्य करते थे। आज जो है मशीनों के चलने से पूरी तरह से लेबर मुक्त हो गया है, यानी लेबरों का कहीं पता नहीं चल रहा है। काफी लेबर इधर से उधर काम के लिए दर दर भटक रहे हैं, बावजूद उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। और जबकि सरकार कहती है कि हम मजदूरों के रोजगार के लिए विशेष पहल कर रहे हैं ताकि लोगों को स्थानीय क्षेत्र में ही रोजगार मिले। आज रोजगार के नाम पे मशीनों का बड़े पैमाने पर प्रयोग हो रहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? पहले डॉक्टर साहब देखा हुआ है, आज से 10 साल पहले जी, जब यहाँ छोटा सा क्षेत्र में भी काम कोई करता था जी, तो 1 एकड़ खनन क्षेत्र अगर है जी, तो कम से कम वहाँ हजारों लोगों का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जीविकोपार्जन होता था जी। पर अब क्या है, अब सब मशीनी से हो रहा है। जो लोडिंग हो रहा है वो मशीन कर रहा है,
बोल्डर जो बड़े बड़े तोड़ भी दे रहा है वो ब्रेकर तोड़ रहा है। जी। पहले लेबर तोड़ते थे, घंसे तोड़ते थे, लेबर ही लोडिंग करते थे, तो उससे होता था कि ज्यादा मजदूरों को रोजी रोजगार मिलता था। जी। पर जब से पोखलैन आ गया, जब से ब्रेकर आ गया, तब से मजदूर यहाँ बहुत कम हो गए हैं और मजदूर के काम या तो मान के चलिए एकदम न के बराबर हो गया। जब मजदूर ही नहीं रहेंगे तो परोक्ष रूप से भी बहुतों को जीविका नहीं मिलता था। जैसे मजदूर अगर 1000 यहाँ रहते तो उसी में कोई चाय पकौड़ा तमाम छोटे छोटे दुकान लोग करके अपना जीविकोपार्जन कर रहे थे। जब मजदूर है ही नहीं तो वो दुकानदार भी क्या करेगा, इसलिए मजदूर यहाँ से पलायन कर गए बाहर की ओर। नहीं तो क्या ये इस क्षेत्र में पहले से ही खनन में जो मशीनों का प्रयोग होता था कि अब प्रयोग हो रहा है? नहीं, पहले मशीनों का प्रयोग न के बराबर था। समझ, ओवर बर्डन हटाने के लिए मशीन का प्रयोग किया जाता था थोड़ा बहुत। समझ गया ना? वो भी परमिशन लेने के बाद, जिसको आवश्यकता महसूस होता उसी को। पर अब तो देख रहा है कि या तो रात दिन चल रहा है, अब इसमें लगता है कि या तो कहीं से कोई रोक टोक नहीं है तभी तो ऐसा संभव है। जी। तो आज के समय में ये देखा जा रहा है कि मतलब अब हर एक कार्य लोडिंग से लेके बोर्डर तोड़ने तक सब मशीन काम कर रहा है। आदमी वहाँ नगण्य हो गए हैं, मजदूरों की स्थिति यहाँ न के बराबर है। जो जीविकोपार्जन ज्यादा से ज्यादा लोगों को देता था, अब चंद लोगों के हाथ में यहाँ का संसाधन और यहाँ का लाभ जा रहा है। नहीं तो आज आप मतलब इस क्षेत्र की गंभीर समस्याओं को देखते हुए क्या माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी कुछ अपील करना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार की तो मानसा हमेशा अच्छा ही रहा है। जी। सरकार का उद्देश्य ही है, जो खनन क्षेत्र चालू हुआ है तो यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र में मजदूरों को हित को ही देखते हुए किया गया है। जी। आज भी खनन पट्टा जो भी होता है ना, तो वो अपना उनकी दायित्व बनता है कि हम कितने लोगों को रोजगार दें। लेकिन हो क्या रहा है कि 10 साल का लीज है, हर एक आदमी चाह रहा है कि 10 साल में हम ज्यादा से ज्यादा लाभ लें। तो जब ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करें। तो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने का क्या होगा, हम मशीन पर आश्रित हो जा रहे हैं। तो अपना ज्यादा लाभ लेने के चलते कम समय में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करके, आज समझ के सोचिए कि पहले एक प्लांट चलाने के लिए खदान से जब बोल्डर लेते थे, आज उतने खदान कम से कम 50 प्लांट का बोल्डर भरपूर मात्रा में दे रहा है। जी। तो इसके पीछे कारण है कि वो मशीन युग के सब काम होने लगा, टोटल काम मशीन से हो गया। इसीलिए ज्यादा कम समय में उत्पादन ज्यादा करना, ये उद्देश्य में रह गया। नहीं तो सरकार से क्या मांग चाहता है कि मशीन का ही प्रयोग होता रहे कि मजदूरों को रोजगार भी मिले? प्रयास तो ही है, कोई नहीं चाहता है कि मजदूर का रोजी रोजगार न मिले। अब सरकार की मंशा तो बिल्कुल सही है, पर जमीनी स्तर पर क्रियान्वित नहीं हो पा रहा है, यही दुर्भाग्य है। धन्यवाद। आज हमारे स्टूडियो में पांडे जी आए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।